महात्मा बुद्ध का तोप मानक्याला। ये सितंबर का महीना था। आसमान पर तैरते बादलों ने मौसम को खुशगवार बना दिया था। मैं रावलपिंडी की जीटी रोड पर सफ़र कर रहा था और मेरी मंजिल मानक्याला थी, जहाँ बुद्धों का मशहूर स्तूपा वाक़ है, जिसे आम लोग तोप मानक्याला के नाम से जानते हैं। ये इस्लामाबाद से 36 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। जीटी रोड से बाईं तरफ मुड़ें तो तकरीबन 6 किलोमीटर के फासले पर तोप मानक्याला का तारीखी मुकाम है। इस जगह से मेरे बचपन की एक याद वाबस्ता थी। आज मैं उसी याद की बाजियाफ्त के लिए वहां जा रहा था। कहते हैं पोठवार के ऊंचे नीचे नाहमवार इलाकों में एक ख़ास तरह की तिलिस्माती फ़िज़ा है। यूँ लगता है जैसे कदीम तारीख के दिन रात फ़िज़ाओं में ठहर गए हों। एक रोज़ यार अजीज़ और सदा के सैलानी रऊफ़ क्लासरा से बात हो रही थी। कहने लगा, पोठवार की खूबसूरती को अभी तक दरियाफ्त नहीं किया गया, क्यों ना हम दोनों पोठवार के तारीखी ख़जानों को दरियाफ्त करें, हर वीकेंड पर एक नई जगह जाएं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, लेकिन अंदर से हम दोनों को मालूम था कि ज़िंदगी के मामूलात का भारी पत्थर हमारे ख्वाबों का रास्ता रोक लेगा। वो जो मुनीर न्याजी ने कहा है, कुछ वक्त चाहते थे कि सोचें तेरे लिए, तूने वो वक्त हमको ज़माने नहीं दिया। आज जीटी रोड पर सफ़र करते हुए जैसे मैं अपने बचपन की तरफ लौट रहा था। कैसे दिन थे वो भी, जब ज़िंदगी के ये बखेड़े हमारे साथ नहीं थे और जब हम आसमान पर तैरते बादलों की तरह आज़ाद थे। उन्हीं दिनों में एक रोशन दिन मुझे याद आ रहा है, जब मुझे पोठवार के एक कस्बे मानक्याला जाने का इत्तफाक हुआ। तब मेरी उम्र यही 9-10 बरस होगी और अब याद पड़ता है वो कोई शादी की तकरीब थी जिसमें शिरकत के लिए मेरे मामू मुझे साथ ले गए थे। जिस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, सड़कों पर ट्रैफिक न होने के बराबर थी। इक्का दुक्का फरसूदा बसें गांव की सड़क पर चलती थीं। उस वक्त के मानक्याला का धुंधला सा तस्वुर मेरे जहन में नक्श है। ज़्यादातर मिट्टी के बने घर और दूर दूर तक खेत या वसी मैदान, और फिर सारे मंजर पर छाया हुआ वो एक गुंबद जिसे गांव के लोग तोप कहते थे। मैं शादी में शरीक बच्चों के हमरा उस गुंबद की तरफ खींचता चला गया। ये एक ऊंचे टीले पर तामीर करता गुंबद था। मैंने उसे देखा तो देखता ही रह गया। हम गांव के रहने वाले बच्चों के लिए ऊंचे लंबे दरख्तों पर चढ़ना एक आम सी बात थी। मुझे याद है हम सब बच्चे कैसे इस गुंबद की तरफ भागे और कुछ ही देर में हम इसकी चोटी पर थे। गुंबद की चोटी पर पहुंचकर मैंने देखा कि इसके ऐन वस्त में एक सुराख है। मैंने सुराख से नीचे झांक कर देखने की कोशिश की, लेकिन नीचे दूर तक गुप्त अंधेरा था। क्या होगा इस गुंबद के अंदर? मेरा नन्हा सा ज़हन सारा वक्त यही सोचता रहा। उस रोज़ मैं रावलपिंडी घर वापस आया तो शादी की रौनकों के बजाय तोप मानक्याला का वसी और अरीज़ गुंबद और उसके अंदर का गुप्त अंधेरा मेरे हवास पर छाया हुआ था। इस पर कितने ही बरस बीत गए। इस दौरान जब भी मैं जीटी रोड पर सफ़र करता, रवाज से आगे जाते ही मुझे यूँ लगता तोप मानक्याला की गूंज ने मुझे अपने हिसार में ले लिया है। और फिर आज मैं इस गूंज के बुलावे पर उसे देखने जा रहा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे 1 सदी पहले एल्फिंस्टन काबुल जाते हुए तोप मानक्याला के शहर में गिरफ्तार हो गया था। बाद में एल्फिंस्टन ने अपने सफ़र का अहवाल अपनी किताब किंगडम ऑफ काबुल में तहरीर किया तो मानक्याला के स्तूपा के बारे में भी लिखा। चीनी सयाह फेक्सियन, जिसने बुद्ध मुकामात को देखने के लिए चीन से हिंदुस्तान का पैदल सफ़र किया, ने तोप मानक्याला का जिक्र करते हुए उसे शुमाली हिंदुस्तान के 4 बड़े स्तूपास में शुमार किया। मानक्याला गांव के बारे में कहा जाता है कभी इस जगह का नाम मानकपुर या मानक नगर था। यहाँ की लोक कहानियों में राजा रसालू एक अहम किरदार है। कहते हैं किसी ज़माने में इस इलाके का नाम बेदाद नगर था और यहाँ राक्षस हुक्मरान थे। लोग उनके जुल्म और नाइंसाफ़ी के निज़ाम से बेजार थे। ऐसे में राजा रसालू ने मज़ाहमत का परचम उठाया और नाइंसाफ़ी के इस दौर का खात्मा किया। अब भी यहाँ की लोक कहानियों में राजा रसालू का जिक्र मिलता है। मानक्याला का स्तूपा एक ऊंचे टीले पर तामीर किया गया है। इस टीले की भी एक कहानी है। कहते हैं शहजादा सितवा अपने महल को छोड़कर जोगी बन गया था। एक रोज़ वो अपने कुछ पैरोकारों के हमरा इस इलाके से गुजर रहा था। चलते चलते वो एक टीले की चोटी तक पहुंच गया। उसने टीले से नीचे ज़मीन पर निगाह डाली तो एक अजीब मंजर देखा। एक शेरनी जो भूख से लागर हो चुकी थी, बेकरारी के आलम में टहल रही थी। उसके इर्द गिर्द उसके नन्हे मुन्ने 7 बच्चे थे। शहजादे को ख्याल आया कहीं भूख से लाचार होकर शेरनी अपने बच्चों को ही न खा जाए। शहजादे ने अपने पैरोकारों को खुराक की तलाश में भेज दिया। जब उन्हें गए हुए बहुत देर हो गई
تو شیرنی کی بے قراری بڑھنے لگی۔ اس سے پیشتر کہ شیرنی اپنے بچوں کو کھا جاتی، شہزادے نے چوٹی سے چھلانگ لگائی اور شیرنی کو اپنے جسم کی قربانی پیش کر دی۔ یوں شیرنی کی بھوک کا خاتمہ ہو گیا اور ساتھ ہی اس کے بچوں کی جان بھی بچ گئی۔ جب شہزادے کے پیروکار واپس آئے تو انہوں نے شہزادے کو وہاں نہ پایا۔ انہوں نے نیچے کا منظر دیکھا تو ساری بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ انہیں اپنے مرشد کی قربانی پر فخر محسوس ہوا۔ کہتے ہیں اس روز آسمان سے چھاجو می برسا اور زمین پر حد نظر تک کمل کے پھول کھل اٹھے۔ اسی ٹیلے پر اس قربانی کی یاد میں یہ اسٹوپا تعمیر کیا گیا۔ کہتے ہیں یہ اسٹوپا کنشکا کے عہد میں تعمیر کیا گیا تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق موریہ حکمران اشوکا کے دور میں اس طرح کی بہت سی عمارتیں بنائی گئی تھیں جن میں مہاتما بدھ کی راکھ رکھی گئی تھی۔ یہ اسٹوپا بھی اسی دور کی یادگار ہے۔ یہ اسٹوپا کئی ادوار سے گزرا۔ بعد میں 1815 میں اس کی تعمیر نو کی گئی۔ جنرل ونچورا کا جب اس علاقے سے گزر ہوا تو اس کے دل میں یہ خواہش جاگ اٹھی کہ اسٹوپا کے اندر کا احوال معلوم کیا جائے۔ 1830 میں جنرل ونچورا نے اسٹوپا کی بالائی سطح سے 73 فٹ گہرا سوراخ کیا۔ تقریباً 10 فٹ کی گہرائی پر ایک صندوق ملا جس میں سونا تھا۔ پھر 45، 46 اور 73 فٹ کی گہرائی پر سونے کے صندوق ملے۔ ان میں سے کچھ آثار برٹش میوزیم میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ہماری گاڑی جب جی ٹی روڈ پر رواس سے آگے ریڈیو اسٹیشن کی عمارت کے بعد بائیں جانب موڑی تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ شاید یہ اپنے بچپن سے ملنے کی خواہش تھی۔ اور پھر مجھے دور سے وہ گنبد نظر آنے لگا۔ ارد گرد کے کھیتوں اور میدانوں میں لوگوں نے اپنے گھر بنا لیے تھے۔ گنبد نواز اسٹوپا کے ارد گرد 4 دیواری تھی۔ مین گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا۔ عقبی راستے سے میں 4 دیواری میں داخل ہوا۔ اب میں اسٹوپا کے بالکل قریب تھا، جسے لوگ توپ مان کے آلا کے نام سے جانتے ہیں اور جسے میں نے پہلی بار اپنے بچپن میں دیکھا تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب خواہش نے انگڑائی لی، اسٹوپا کی چوٹی پر پہنچنے کی خواہش۔ میں گنبد کے بوسیدہ پتھروں پر پاؤں رکھتا ہوا اوپر جانے لگا۔ شاید یہ اپنے بچپن سے ملنے کی خواہش تھی۔ اچانک میری نظر ان خاردار تاروں پر پڑی جن سے راستہ بند کر دیا گیا تھا۔ میں نے اسٹوپا کی چوٹی پر نگاہ ڈالی۔ مجھے یوں لگا میرا بچپن دونوں ہاتھ وا کیے مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے۔ میں نے بے بسی سے راستے میں حائل خاردار تاروں پر نگاہ ڈالی اور واپسی کے لیے قدم اٹھانے لگا۔ شاید بیتے ہوئے بچپن سے ملنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔